Welcome, students, and most welcome in our RT Academy. मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर के, एक नया वीडियो लेकर के। आई होप आप सभी लोग वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर रहे होंगे। करते रहिए ऐसे और हमें मोटिवेट करते रहिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लास्ट टर्म के टॉपिक की, तो लास्ट टर्म के टॉपिक पे जो हमने आपको लेक्चर सेंड किया है वो लेक्चर हमारा है न्यूक्लिक एसिड पे पहला, जहां पर हमने बात करी कि कैसे फ्रेडरिक माइखर ने 18वीं सेंचुरी में पस सेल से या डब्ल्यूबीसी से न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया और न्यूक्लियस में मौजूद केमिकल स्ट्रक्चर को देखा, जिसे उन्होंने न्यूक्लिन नेम दिया था। फिर उनके पार्टनर थे अल्टमैन, और उन अल्टमैन ने उस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड नेम दिया। फिर आपको मैंने न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन बताया कि न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूमरस टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड भी 3 पार्टिकल्स से मिलकर बने थे, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस सुगर एंड फास्फोरिक एसिड। ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी और आज मैं आपको न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स यानी डीएनए और आरएनए से मिलाऊंगा। साथ ही साथ उसके पहले जो एक स्टूडेंट से बड़ा ये कंफ्यूजन होती है, इसमें डीएनए में बताते हैं कि चेन्स एंटी पैरेलल होती हैं, एक चेन 5 प्राइम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है वो। तो सबसे पहले उसे फिनिश करता हूं, आफ्टर दैट मैं आपको ले चलूंगा डीएनए पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो बेस्ड है हमारे न्यूक्लिक एसिड पार्ट 2 पे। ओके, इनसे मुलाकात करने से पहले हम मुलाकात करेंगे एक न्यूक्लियोटाइड से। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है। न्यूक्लियोटाइड, कैसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो रहा है। ओके, सबसे पहले आपने जाना है अच्छे से कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना था। आपको चाहिए था कोई एक नाइट्रोजीनस बेस, सेकेंड आपने चाहिए था पेंटोस शुगर, एंड द लास्ट वन इज फास्फोरिक एसिड H3PO4। ओके, इन 3 चीजों का जो मिक्सचर होता था वो मिक्सचर हमारा न्यूक्लियोटाइड है। पेंटोस शुगर भी आपको पता है कि पेंटोस शुगर 2 टाइप्स की थी, एक हमारे पास राइबोस शुगर था और एक हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर था। ये डिपेंड करता है आप पे कि न्यूक्लियोटाइड में कौन सा शुगर लेते हैं। चलिए पहले मैं एक न्यूक्लियोटाइड बनाता हूं, उसका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। बात करता हूं सिंगल न्यूक्लियोटाइड की, तो ये आप एक न्यूक्लियोटाइड कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पेंटोस शुगर है। ओके, यहां पर ऑक्सीजन, कार्बन का फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड है, थर्ड एटम, उनकी 4th पोजीशन, इधर पे 5th पोजीशन। आप ऐसे यहाँ पर HNOH कर लो, HNOH, इधर भी HNOH, इधर कर लिया आप CS2OH। तो हमारे यहाँ पर एक हमने पेंटोस शुगर ली है। मान लीजिए हमने पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोस ली हुई है, मान लीजिए हमने यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर ली हुई है। डीऑक्सीराइबोस शुगर अगर लेते हैं तो ऑक्सीजन के यहाँ पर एटम्स हमें 4 रखने होंगे। क्लियर? अब देखिए डीऑक्सीराइबोस शुगर ले लिया हमने। अब आप अगर देखें तो कार्बन की फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और 5th प्राइम पोजीशन, ये तो एक हमने पेंटोस शुगर लिया हुआ है। अब इस पेंटोस शुगर से नाइट्रोजीनस बेस कहां से अटैच होता है, तो याद रखिए पेंटोस शुगर से नाइट्रोजीनस बेस जो अटैच होगा हमारा, वो अटैच हो रहा है कार्बन के फर्स्ट पोजीशन पे। और मान लीजिए कोई एक नाइट्रोजीनस बेस हमने एडेनिन ले लिया। क्लियर? ये एडेनिन ले लिया, किस पोजीशन पे जुड़ रहा है, आपके कार्बन के फर्स्ट पोजीशन पे, और ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को बोलते हैं N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक के लिए भी और आपके नीट के लिए भी, कि अगर कोई नाइट्रोजीनस बेस
हमारे पेंटोज शुगर से अटैच होता है, तो नाइट्रोजीनस बेस पेंटोज शुगर से किस बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहा है, क्योंकि बिना बॉन्ड के तो जुड़ना नहीं है। तो जो बॉन्ड लग रहा है वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेकंड बात करेंगे कि जब भी किसी के बीच, जो मैंने देखा है, मुझे बहुत केमिस्ट्री तो नहीं आती है, लेकिन जहां कहीं भी जब बॉन्ड ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, दो मॉलिक्यूल अगर बॉन्डिंग करते हैं तो बीच से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यानी हाइड्रोलिसिस होगा। क्लियर? तो अगर नाइट्रोजीनस बेस यहां पर जुड़ रहा है तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जुड़ करके वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा और बॉन्ड बन जाएगा। कुछ ऐसा ही बॉन्ड हमारे यहां पर जुड़ने वाला है। देखिए जरा, हमने दो चीजें तो जोड़ ली, पेंटोज शुगर जोड़ लिया, नाइट्रोजीनस बेस ऐड कर लिया, इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। ओके, अब चलिए देखते हैं कैसे फास्फोरिक एसिड ऐड होता है यहां पर। तो फास्फोरिक एसिड फिफ्थ प्राइम में देखिए OH ग्रुप यहां फ्री है, और फास्फोरस की जो बात करें हम, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर वाले को इरेज कर देता हूं, मेरे को बनाने की जगह मिल जाएगी जगह पे। ओके, देखिए ये OH था और ये हमारा H3PO4 का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड साथ में O। ओके, ये हमारा एक फॉस्फेट आ गया, फास्फोरिक ग्रुप आ गया। अब देखिए यहां से ये जाएगा ऐसे, ये देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, यानी हाइड्रोलिसिस हो गया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग हो गई। यानी डीएनए में एक चीज देखने को हमें बहुत मिलेगी कि जिस जगह पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, फ्री OH ग्रुप होगा, वो प्लेस काफी रिएक्टिव होगा, क्योंकि देखिए वो किसी से भी जुड़ जा रहा है। जहां इसको वाटर बॉन्डिंग बन रही, जहां वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, चीजें आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये देखिए कैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तीन चीजें जुड़ी। ये आपको 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन हो सकता है कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने शायद इस टॉपिक को मिस किया होगा, उनके लिए मैंने किया यहाँ पर 12th में, कि कैसे हमारा न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। तीनों मॉलिक्यूल्स अलग थे, नाइट्रोजनस बेस अलग था, पेंटोज शुगर अलग था, फास्फोरिक एसिड अलग था। कैसे हमने तीन चीजों को जोड़ा? तो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस जब जुड़ा तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। पेंटोज शुगर से फास्फोरिक एसिड जुड़ा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, फास्फोरिक एसिड जुड़ गया, बन गया। मीन यानी कि फिफ्थ प्राइम पोजीशन पे यहां पे फास्फोरिक एसिड जुड़ा, ये बन गई 5 प्राइम पोजीशन। अब देखिए अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा नीचे मान लीजिए हमारा अनदर न्यूक्लियोटाइड आ गया, मान लीजिए अब हमारा कोई अनदर न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये हमने एक अनदर न्यूक्लियोटाइड ले लिया, सारी चीजें वही होगी। इस जगह पे कार्बन की फर्स्ट प्राइम चेन है, प्राइम पोजीशन है, यहाँ से हमारा दूसरा कोई नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाएगा, सपोज वहाँ ही ऐड हो गया, सारी चीजें वही रखनी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भी वही सीन होगा, क्या होगा, जस्ट अ मिनट, देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाता है, कैसे बॉन्डिंग होती जा रही है। काफ़ी लोगों के डाउट्स रहे हैं मेरे पास कि सर कैसे न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड बन जाते हैं, कैसे एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, सब कुछ वही रखना है, ज़्यादा चीज़ों में तो टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर मैं आपको एक नया मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ करके, ये हमारा फास्फोरिक एसिड है, P के साथ यहाँ पर OH है, इधर ये हमारा P है, P के साथ डबल बॉन्ड चाको, सिंगल बॉन्ड इधर OH, इधर OH, फिर यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा CS2 OH होगा। देखिए दो न्यूक्लियोटाइड है, बीच में फास्फोरिक एसिड लगा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इधर से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकला, बेसिकली जब कभी भी हमारा एसिड शुगर के साथ बॉन्डिंग करता है तो हम उसको एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। शुगर के साथ अगर हमारा बॉन्ड करता है एसिड
तो क्या होगा, एस्टर बॉन्ड होगा। देखिए एक एस्टर बॉन्ड जुड़ा, कौन सा पोजीशन जुड़ रहा है, थर्ड प्राइम पोजीशन। ये पोजीशन याद रखिएगा, थर्ड प्राइम में। देखिए इधर पहले फॉस्फेट जुड़ा फर्स्ट प्राइम पोजीशन पे, फिर कहां जुड़ रहा है, थर्ड प्राइम पोजीशन पे, और नीचे देखिए फिर कहां जुड़ गया, फिफ्थ प्राइम पोजीशन पे। देखिए फॉस्फेट जुड़ रहा है, फिर यहां से वाटर मॉलिक्यूल देखिए रिलीज हो गया, ये निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। यहां से भी देखिए वाटर मॉलिक्यूल, यानी इसने इधर से भी जोड़ लिया डीएनए को, नीचे से भी जोड़ लिया न्यूक्लियोटाइड को, और हमारे दो न्यूक्लियोटाइड एक साथ ऐड हो गए। अब ये जो दो निकल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको हमने बोल दिया फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ये होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन कहां रहा है। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कर रहा है, और इस तरीके से सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं, हजारों की तादाद में न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं, और हमारा डीएनए या आरएनए बन जाता है। इस चीज को बताने के लिए सिर्फ इतना मेरा मकसद था, और मकसद ये था कि क्यों हम कहते हैं डीएनए की एक चेन 5 प्राइम है एंड दूसरी चेन, इसका जो एंड है वो 3 प्राइम है। क्यों? क्योंकि फास्फेट पहले जुड़ रहा है फिफ्थ प्राइम पोजीशन पे, फिर देखिए नीचे जुड़ रहा है कहां पर, थर्ड प्राइम पोजीशन पे, फिर फिफ्थ प्राइम पे, फिर थर्ड प्राइम पे। मींस ये जो चेन जाती है डीएनए की, इस चेन को बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम चेन। और डीएनए है तो लाजमी है कि यहां पर हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर होता है ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। मींस यहां पर अगर फिफ्थ प्राइम पे फास्फेट जुड़ा था तो यहां पर क्या होता है, थर्ड प्राइम पे OH ग्रुप फ्री होता है, थर्ड प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है यहां पर, तो ये हमारा हो गया 3 प्राइम एंड। और यहां पर जो नया फास्फेट जुड़ेगा वो जुड़ता है फिफ्थ प्राइम पोजीशन पे, इस जगह से फास्फेट जुड़ेगा, तो ये चेन बन जाती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसी को बोला जाता है कि डीएनए की दोनों चेन्स एंटी पैरेलल होती है। एक एंटी पैरेलल का मतलब, एक अगर फिफ्थ प्राइम से 3 प्राइम पे चेन चल रही है तो दूसरी थर्ड प्राइम से 5 प्राइम पे चेन चल रही है, इसी को बोलते हैं एंटी पैरेलल चेन। तो डीएनए हमारा डबल हेलिकल होता है, यहां पर ग्वानिन है, ग्वानिन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में साइटोसिन ऐड होगा, यहां पर भी हमारे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं ऐसे। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड लग करके हमारा डीएनए बनता है। ये डीएनए का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। यही जब हम डीएनए देखते हैं नॉर्मल कंडीशन पे तो ये हमको हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, ऐसा हेलिक्स दिखाई पड़ता है। अभी हम पढ़ेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए को, लेकिन आपको ये मैंने बता दिया कि ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है क्या, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है, और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कुछ ऐसे ऐड हो रहा है। तो ये बॉन्ड याद रखिए, क्यों दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि बीच में बॉन्डिंग है। यही बॉन्डिंग हम तोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड अलग हो जाएंगे, और तब आपका टॉपिक को बनेगा बायोटेक्नोलॉजी, जहां पर हम डीएनए सेगमेंट को कट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कट करने के लिए क्या करेंगे, हमें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड अलग हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड अलग तो डीएनए अलग हो गए। तो ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है हमारे डीएनए का। ऐसे डीएनए होता है, हमको नॉर्मल कंडीशन में वो थ्रेड लाइक दिख रहा है, लेकिन है क्या, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते थे। तो डीएनए डबल चेन होती है, 2 चेन्स होती हैं, दोनों एंटी पैरेलल होती हैं। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि 5 प्राइम से 3 प्राइम एक चेन है, तो दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम चेन। अब मेरे को बताइए इस 5 प्राइम, तो एक न्यूक्लियोटाइड के एंड हमारा नीचे चेन में 5 प्राइम पर होगा। इस तरीके से आपका क्लियर होता है कि चेन में अगर एक डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम चल रहा है तो अनदर डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम पर चलेगा। चलिए चलते हैं, अब एनसीईआरटी की बात को समझते हैं और देखते हैं डीएनए की डिस्कवरी के बारे में, डीएनए के बारे में और क्या क्या डिस्कवरी हुई कैसे। तो रिस्पेक्टफुली हमारा डीएनए आ गया, और इस डीएनए में फ्रेडरिक माइकर ने, जो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी 18वीं सेंचुरी में न्यूक्लियन टर्म दिया था फ्रेडरिक माइकर ने, जेम्स वॉटसन ने एंड फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने बताया कि डीएनए क्या है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। जैसे घर में हमारे वायर्स होते हैं, हेलिक्स बनाते हैं, मुड़ जाते हैं, कुछ ऐसा ही डबल हेलिकल, लेकिन ये बिना रोजालिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस के मदद के नहीं हो सकता था। तो इट वाज बेस्ड ऑन द एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने और विल्किंस ने मिलकर के ये डाटा प्रोवाइड कराया था, लेकिन नोबेल प्राइज केवल 2 लोगों को मिल रहा था, इसलिए इन विचारों को हटना पड़ा। और जो नोबेल प्राइज दिया, एक नई डिस्कवरी के कारण दुनिया को पता चला कि हाँ, ह्यूमन बॉडी में डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है।
और वो थे हमारे वॉटसन एंड क्रिक, जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। डीएनए से जुड़ी कुछ छोटी मोटी जानकारियां। फर्स्ट, 5174 बैक्टीरियोफेज हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ये देख रहे हैं आप न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे कितने न्यूक्लियोटाइड है बता रहे हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं 5174 बैक्टीरियोफेज में। सेकंड, बैक्टीरियोफेज लैम्ब्डा हैज 48502 बेस पेयर। ये देखिए, बीपी का मतलब है बेस पेयर, ना कि ब्लड प्रेशर। ये है बेस पेयर। बेस पेयर को अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये एक बेस है, एक थायमीन एक बेस है, इसके साथ जुड़ा है एडेनिन, तो ये बन गया एक बेस पेयर। ये बन गया हमारा दूसरा बेस पेयर, एंड दिस इज अ थर्ड बेस पेयर। ऐसे बहुत सारे बेस पेयर, कितने बेस पेयर बता रहे हैं, 48,502 बेस पेयर मौजूद हैं। E. coli has 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। ये जरूर याद रखिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर पाए जाते हैं E. coli बैक्टीरिया में। Haploid content of human DNA. Haploid content of human DNA have 3.3 into 10 to the power 9 base pair. Means अगर हम अपने बॉडी की बात करें, अपनी स्किन की बात करें, तो वहां जो क्रोमोसोम निकलेगा वो डिप्लॉइड कंडीशन होती है। मींस वहां पर क्रोमोसोम 46 या 23 पेयर होता है। लेकिन अगर हम अपने स्पर्म की बात करें या फीमेल में एक्स सेल की बात करें, तो वहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाया करते हैं। और इसी कंडीशन को जब हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, तो उसे बोलते हैं हैप्लॉइड। ये हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो कह रहा है ह्यूमन में जो हैप्लॉइड, अब सवाल उठता है सर डिप्लॉइड क्यों नहीं बोल दे रहे? रीजन ये है कि जो हमारी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं या 23 पेयर, हमारे स्पर्म में केवल उसी पेयर से एक एक पहुंचा। कितने पहुंचे? 23। तो यार हम 23 की स्टडी कर लें, क्यों, क्या फायदा हम पूरी 46 की स्टडी करें? केवल 23 की स्टडी कर लेंगे तो मीडियम में जब सेम इन्हीं का कॉपी होता है बाकी के 23, तो हम इसलिए लिखते हैं क्या, हैप्लॉइड कंटेंट क्या है बेस पेयर का 3.3 into 10 to the power 9। यही अगर डिप्लॉइड कर लेंगे तो कर देंगे 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर मौजूद है हमारे, ये डिप्लॉइड कंडीशन पे है। यानी आपकी स्किन से अगर हम न्यूक्लियस को निकालें, वहां से डीएनए को निकालें, तो वहां पर आपका 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर मिलेगा। और अगर हैप्लॉइड की बात करें 3.3 into 10 to the power 9। ये दो पॉइंट बहुत नोटेबल है, अच्छे से देख लीजिएगा। The DNA calculation of length of DNA, डीएनए की लेंथ की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, लेंथ ऑफ डीएनए जब भी निकालना होगा, आपको नंबर ऑफ बेस पेयर लिखने होंगे, कितने बेस पेयर हैं, और डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है आपका 0.34 के आसपास। अभी ये मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर हमें डीएनए की लेंथ निकालनी है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर ह्यूमन कितना था, 6.09। ये कब थी, डिप्लॉइड कंडीशन की। ये कब का है, ये डिप्लॉइड कंडीशन है। ये आपके बेस पेयर है हमारे सेल में। हेंस द लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ कितनी होती है की 6.6 और मल्टीप्लाई कर दिया 0.34 into the power -9। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, जो लेंथ आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर आ जाएगी। यानी एक छोटे से सेल के, एक छोटे से न्यूक्लियस में 2.2 मीटर का डीएनए होता है। 2.2 मीटर का डीएनए असंभव लगता है। जो 0.02 डायमीटर की सेल है, उसके अंदर 2.2 मीटर का डीएनए कैसे होगा? इस टॉपिक को जानने के लिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा, जब मैं आपको डीएनए पैकेजिंग के बारे में बताऊंगा, कैसे डीएनए पैक होता है हमारे छोटी सी सेल में। अभी तो लेंथ निकालने की बात आई कि 6.9 मल्टीप्लाई किया 0.34 into 10 to the power -9 से न्यूक्लियोटाइड के बीच के पेयर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस का। ई कोलाई में अगर चले जाए तो ई कोलाई की जो लेंथ होती है वो 1.36 मिलीमीटर होती है। सेम वही प्रोसेस, मल्टीप्लाई करके निकालना है आपको। द नंबर ऑफ बेस पेयर किया, द नंबर ऑफ जो हमारा बेस पेयर के बाद जो न्यूक्लियोटाइड के बीच की गैप थी वो राइट किया, हमारा जो आ गया 14 into 10 to the power 6 बेस पेयर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। डीएनए के बारे में हमारे
एरविन चारगाफ ने कुछ रूल्स बताए थे। ये रूल्स देख लीजिए ध्यान से, क्या रूल्स थे एरविन चारगाफ ने जो हमें बताया। इन्होंने बताया द प्रोपोर्शन ऑफ A इज इक्वल टू T। A मींस एडेनिन, A मींस एडेनिन, T फॉर थाइमिन, T फॉर थाइमिन। इन्होंने बताया कि एडेनिन जस्ट इक्वल होगा थाइमिन के, और सिंपल सी बात है यार, जहां एडेनिन लगेगा वहां थाइमिन लगेगा, तो जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे। कोई नई चीज नहीं है, जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे, जितने थाइमिन होंगे उतने एडेनिन होंगे। और आप खुद देख लीजिए, जितने G होंगे उतने C होंगे, यानी जितना ग्वानिन होगा उतना ही क्या होगा, साइटोसिन भी होगा। तो ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन ये दोनों इक्वल रहेंगे। देयरफॉर A plus G is equal to T plus C। सिंपल सी बात है, A plus T is equal to G plus C। ये हो गया, या इसी को आप कह सकते हैं A plus G स्लैश में करके रेशियो बना करके T plus C is equal to 1। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे बता देगा भाई थाइमिन इतने परसेंट है, तो बताइए ग्वानिन कितने परसेंट होगी। क्लियर? तो चारगाफ के रूल को ध्यान रखिएगा, A is equal T, C is equal to G, A plus T, A plus G is equal to T plus C, A plus G upon T plus C is equal to 1। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो डीएनए के बारे में तो मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोज शुगर होती है, एंड नाइट्रोजनस बेस होते थे। ये तीनों मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनाते थे, और ये न्यूक्लियोटाइड से हमारा ऑल ओवर डीएनए का फॉर्मेशन होता था। ये तो कॉमन चीजें आपको लर्न हो चुकी होंगी। डबल हेलिकल मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक ने हमें दिया था, उस डबल हेलिकल मॉडल की बात करें तो वॉटसन एंड क्रिक के तहत द बेसेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू दोनों जुड़ेंगे। टू चेन्स आपस में अगर जुड़ रही हैं तो वो चेन जुड़ रही है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ए के साथ और टी के बीच में टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। आप देखेंगे तो एडेनिन और थाइमिन, यानी जहां पर एक तरफ अगर एडेनिन है और दूसरी तरफ थाइमिन है तो टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। अगर ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ रहा है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ए टी के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड से, जी सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहा है। प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ पाइरिमिडीन। प्यूरिन हमेशा पाइरिमिडीन की अपोजिट रहेगी ही रहेगी। ये एक ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कि दोनों आपस में अपोजिट ही रहते हैं। तो प्यूरिन में एडेनिन और क्या था, एडेनिन, ग्वानिन, उधर पाइरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। क्लियर? बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म सुगर एंड फॉस्फेट। वाह क्या बात है। इन्होंने याद करिए, मैंने अभी पीछे आपको फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के दिखाया था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, और आप देख रहे थे कि केवल पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड ही पूरा स्ट्रैंड को बना रहे थे। केवल पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड ने ये चेन बनाई है, और यही बैकबोन बोल रहे हैं इसी को। तो जो बैकबोन है वो किससे बना है, शुगर एंड फॉस्फोर से मिलकर हमारा बना है डीएनए का बैकबोन। क्योंकि वो ना होता तो ना एडेनिन जुड़ पाता, कोई जुड़ नहीं सकता था, इसलिए वो क्या हमारा बैकबोन रहा। The two chains have anti-parallel polarity। कोई नई बात नहीं, मैंने पहले बता दिया कि अगर एक चेन की पोलरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देन द अदर इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और ये आपको मैंने बता दिया 5 प्राइम का मतलब क्या है, 5th प्राइम पे जुड़ रहा है S3PO4, और 3rd प्राइम पे क्या है, वेरी गुड, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फ्री OH ग्रुप। और इधर क्या हो जाएगा, 3 पे OH है और 5th प्राइम पे क्या है, S3PO4 ऐड हो रहा है। मैंने आपको चीज यहाँ पे और बता देता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जिस प्लेस पे, जिस जगह पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा वो काफी रिएक्टिव होगा, क्योंकि कोई भी H वाला आकर के इनसे रिएक्शन कर लेगा और एक नया बॉन्ड तैयार कर देगा। डीएनए इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कॉल्ड राइट हैंडेड फैशन। देखिए आप अगर देखेंगे तो हमारी चेन राइट हैंड साइड क्या हो रही है, हेलिक्स बना रही है। ये जो राइट हैंड साइड हेलिक्स बनाती है इसे राइट हैंडेड फैशन कहते हैं। पिच ऑफ द हेलिक्स 3.4 nm है 34 mm स्ट्रॉन्ग। पिच मतलब एक हेलिक्स, एक जो घुमाव है यहां से घुमा, ये जो पूरा घुमाव आ गया, इस घुमाव को बोलते हैं क्या, पिच ऑफ हेलिक्स। इसकी जो लेंथ होती है 3.4
एनएम में अगर लिखेंगे 3.4 है, एंगस्ट्रॉम में है तो 34 एंगस्ट्रॉम, जो आपको सुटेबल है वो करें। 34 एंगस्ट्रॉम है, 3.4 एनएम, इसकी क्या है, एक हेलिक्स की पिच है। यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, 10 बेस पेयर कह दीजिए आप, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, तो बताइए 2 बेस पेयर के बीच डिस्टेंस कितनी है। अगर हम कहते हैं कि पिच ऑफ हेलिक्स जो 34 एंगस्ट्रॉम का है और उसमें 10 बेस पेयर आते हैं, तो बताइए कि क्या डिस्टेंस होगा। सिंपल सी बात है, डिवाइड कर दो 10 से, इसको 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। और अगर एनएम में करना चाहेंगे तो एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, हो जाएगा 0.34 एनएम। तो एंगस्ट्रॉम में अगर गैप निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2 बेस पेयर के बीच जो गैप आ रहा है वो गैप आ रहा है 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 एनएम। कैसे निकाला हमने बताया कि जो आपका डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का, उसमें जो एक हेलिक्स है उसकी लेंथ है कितनी, 3.4 एनएम और 34 एंगस्ट्रॉम, इसको हमने बोला पिच ऑफ हेलिक्स। अब हम कह रहे हैं कि 2 बेस पेयर के बीच में, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितनी, यानी हम ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या किया हमने जाना कि भाई एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर है, तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 0.34 एनएम आ गया या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम आ गया। अब हमें लेंथ पता चल गई है, दोनों के न्यूक्लियोटाइड के बीच गैप कितनी आ रही है, 0.34 एनएम आ रही है। इसी में अगर डीएनए जब हमें किसी का पता करना होता है तो हमको बेस पेयर दे देंगे, जितने बेस पेयर दे दे 0.34 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आ जाएगा कि डीएनए की लेंथ कितनी होगी। ओके, देखिए आज जो हमने टॉपिक को पढ़ा वो टॉपिक हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था स्टार्टिंग में, बिकॉज केमिस्ट्री बड़ी आ गई थी, तो उसे कंफ्यूज ना हो केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा। वो चीज मुझको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर वो मैं बॉन्ड आपको ना दिखाता तो आप शायद ये ना समझ पाते कि आपके डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़े कैसे हैं। कोई वहां फेविक्विक तो लेके बैठा नहीं है, तो जुड़े कैसे हैं, तो वो जुड़े कैसे, वो जुड़े हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। और इस तरीके से आपने ये भी जान लिया कि हाँ आज ये समझ में आता है कि ये एंटी पैरेलल चेन का मतलब क्या है। क्या मतलब है, कहीं भी लिख देते हैं लोग उठा के, एक चेन है 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो जो सेकंड चेन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब आपके समझ में आ गया है ये चेन का मतलब क्या था। 5 प्राइम का मतलब था यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और 3rd प्राइम पे 3 OH ग्रुप है और जस्ट अपोजिट उसके ये हो गया। क्लियर। इस तरीके से हमारा डीएनए का ये एक जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, देखिए डबल हेलिकल मॉडल रट लेंगे, लेकिन जो एक बहुत कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है कि ये 5 प्राइम 3 प्राइम का, उसका मैंने प्रॉब्लम आज आपका सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद हमने रोज़रलिंड फ्रैंकलिन बार्टर-एंडरिन के डबल हेलिकल मॉडल को देखा, हमने डीएनए की लेंथ का पता किया कि हमारे डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर होती है। एक माइक्रोस्कोपिक सेल में जो आप देख नहीं सकते उसमें 2.2 मीटर का डीएनए है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो इस पॉसिबिलिटी को जानने के लिए हमें नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिस वीडियो में आपको मैं डीएनए पैकेजिंग के बारे में बताऊंगा। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में अच्छे से आई होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।